अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र बैरिया गोलंबर मुजफ्फरपुर बिहार। हमने अपना यहाँ दोनों मोबाइल नंबर स्पष्ट रूप से लिखा। मेरे दोनों यूट्यूब चैनल, चैनल 1 शशि भूषण कुमार, चैनल 2 अमीन कोर्स एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एक बार पुनः हम आपका क्रांतिकारी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज का क्लास आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाला है और वह क्लास होगा, बार बार आपका कमेंट्स आता रहा कि बुआ और बहन की संतान को क्या हक मिलता है और हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के अंतर्गत उन लोगों का क्या अधिकार है, क्या वे जमीन पर वो भी अपना हक जमा सकते हैं पैतृक संपत्ति पर। ये लगातार आपका कमेंट देखते रहे। हमने देखा कि इस पर एक वीडियो जरूर आपकी सेवा में जाना चाहिए। अगर बुआ और बहन की संतान ये स्पेशल सर्वे के अंतर्गत पैतृक संपत्ति में कोई विवाद खड़ा करते हैं तो उस विवाद की स्थिति में सर्वे किस तरह से होगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहले क्वेश्चन डालते हैं, फिर डिटेल्स बात करते हैं। क्वेश्चन है, बुआ और बहन की संतान द्वारा पैतृक संपत्ति में अपने पैतृक संपत्ति में अधिकार का दावा करने की स्थिति में सर्वे कैसे होगा। अब यहां पर यह बताया गया कि भाई बुआ और बहन को तो राइट्स मिल ही गया। पहले हमने इसका वीडियो दे दिया कि सुप्रीम कोर्ट का जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत जो अधिकार मिला था उसमें संशोधन करते हुए बेटी को कंप्लीटली अधिकार पिता की संपत्ति में दी गई। अब यहाँ पर, और इसका वीडियो हम दे चुके हैं, इसलिए वंशावली में बहन, बेटी और फुआ का स्थान देना आवश्यक हमने बताया। यहाँ पर अब उनकी संतान की चर्चा हो रही है कि संतान का क्या पावर है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के अंतर्गत। अगर विवाद होता है संतान के द्वारा, किसी तरह का अरंगा लगाया जाता है, किसी तरह का टांग अड़ाया जाता है, तो उस कंडीशन में सर्वे में क्या होगा। सर्वे में अब यहां पर ये चैलेंज किसको करेगा, तो चैलेंज करेगा आपके द्वारा बनाए गए वंशावली को चैलेंज करेगा। वंशावली को जब चैलेंज करेगा तो अविवादित वंशावली के आधार पर, एक ये चीज काफी महत्वपूर्ण है, अविवादित वंशावली के आधार पर सभी उत्तराधिकारियों के नाम से खाता खुलेगा, के नाम से खाता खुलेगा।
खाता खुलेगा, ये बात कही गई है। आपने जो वंशावली पेश किया, अब यहां तो विवाद हो गया बहन बेटी की संतान के द्वारा कि हमें भी हिस्सा चाहिए, हमें भी शेयर चाहिए। अब अविवादित वंशावली के आधार पर खाता खुलेगा, एक लाइन हमने यहां पर बताया। ऐसी वंशावली जिस पर विवाद नहीं हो। अब इसमें आपको यह देखना है कि जो राइट्स होता है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, थोड़ी सी उसकी चर्चा कर देते हैं। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, इसमें संशोधन बार संशोधन होता रहा है और पब्लिक के हित को ध्यान में रखते हुए संशोधन किया गया। अब इसमें बताया गया कि उत्तराधिकार की बात अगर आती है तो पिता की संपत्ति में किसका अधिकार होता है, पिता की संपत्ति में किसका किसका अधिकार होता है, ये बात स्पष्ट रूप से बताई गई। सबसे पहला अधिकार जो दिया गया वह अधिकार है प्रथम श्रेणी के वारिस को। इसमें भी श्रेणीबद्ध किया गया है। प्रथम श्रेणी के वारिस, द्वितीय श्रेणी के वारिस, तृतीय श्रेणी के वारिस, यानी उत्तराधिकारी को 3 पार्ट्स में बांटा गया है। तो 3 पार्ट्स में बांटा गया, तो सबसे पहला यह फोट जो होता है वह होता है प्रथम श्रेणी के वारिस का, पहला राइट्स होता है। अगर प्रथम श्रेणी के वारिस में उत्तराधिकारी हैं तो पिता की संपत्ति में उन्हीं उत्तराधिकारियों को शेयर मिलेगा। अब यहां पर हमने तो एक लाइन लिख दिया, इसका जवाब एक ही लाइन है कि अविवादित वंशावली के आधार पर खाता खुलेगा। यानी हकदार ये लोग, अब कहिएगा कि क्या ये लोग हकदार हैं? निश्चित रूप से हकदार हैं। उनकी संतान भी हकदार है। संतान को हक नहीं मिलेगा ऐसी बात नहीं है, संतान को हक मिलता है। अब मैं हक कैसे मिलता है, तो प्रथम श्रेणी के वारिस का एक वीडियो मैंने बहुत पहले डाला कि प्रथम श्रेणी के वारिस में कौन कौन से होते हैं। तो यहां डिटेल्स की बात नहीं करेंगे, यहां एक शॉर्ट रूप आपको देते हैं, कारण कि डिटेल्स हम वीडियो डाल चुके हैं। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अंतर्गत प्रथम श्रेणी के वारिस कौन कौन होते हैं उसका वीडियो मैं दे चुका हूं, लेकिन एक हल्की झलक यहां से दे दूं कि प्रथम श्रेणी के वारिस जो होगा उनका पैतृक संपत्ति पर अधिकार होगा। तो पैतृक संपत्ति पर अधिकार होगा, तो यहां पर मैं प्रथम श्रेणी के वारिस की चर्चा करता हूं और ये हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के धारा 10 में वर्णित है। चलिए लिखते हैं, फिर आपको बताते हैं। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 10 के अंतर्गत प्रथम श्रेणी के वारिस कौन कौन होते हैं, थोड़ा सा हल्का एक संक्षिप्त विवरण यहां पर देना चाहेंगे। प्रथम श्रेणी के वारिस के उत्तराधिकारी कहिए या वारिस के, उत्तराधिकारी या वारिस भी, वारिस। तो चलिए प्रथम श्रेणी के जो उत्तराधिकारी या वारिस होंगे, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956
1956 की धारा 10 के अंतर्गत, धारा 10 के अंतर्गत। अब इसमें कौन कौन से वारिस है उनकी चर्चा हम स्पष्ट रूप से यहां पर देते हैं। पिता की संपत्ति है, पिता की संपत्ति है, पिता के पास है, तब तक तो कोई झंझट है ही नहीं। मैं इस पर एक वीडियो बना दूंगा, आपको बताऊंगा कि सर्वे किस रूप में आप कराओगे। थोड़ा सा झंझट मुक्त होकर सर्वे कराओ तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, न तो ढेर सारी समस्याएं आ सकती हैं। हम यहां पर बता रहे हैं कि धारा 10 के अंतर्गत प्रथम श्रेणी के वारिस कौन कौन से होते हैं। तो अगर पिता की मृत्यु हो जाती है तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में कौन कौन लोग हैं, तो पुत्र होगा, पुत्री होगी, पुत्र होगा, पुत्री होगी, और ये उसकी मां होगी, विधवा लिखते, विधवा। और पिता की मां, पिता की मां। अब ये चीज पिता की मां, यहीं पर लिख देते हैं पिता की मां। इसके बाद ये बहू, पौत्र, परपौत्र, उसके बाद बेटी की संतान में आपको क्या होगा, नाती। नाती कहते हैं दो हाथा, दो हाथा। नतनी, नतनी इसको कहते हैं दो हाथी। यानी कहने का मतलब कि एक बेटी की संतान है, एक बेटी की संतान है, लेकिन पिता की संपत्ति में अधिकार होता है यहां पर कि पैतृक संपत्ति में इसका भी राइट बनता है। और ये धारा 10 के अंतर्गत इन लोगों का नाम वर्णित है कि राइट्स होता है, अधिकार इन लोगों का है। मान लिया कि अधिकार है और इस तरह के अपने अधिकार का सारे लोग विवाद के रूप में अगर करते हैं तो बहुत बड़ा एक गृह युद्ध की संभावना हो जाती है। लेकिन संभवतः अभी इतना ही नहीं, बहू हमने लिखा, और मैं बताऊं गोद लिया हुआ पुत्र, ऐसा भी होगा यहां पर। अब ये लोग नहीं है, गोद लिया हुआ पुत्र, लिया गया पुत्र या पुत्री, या पुत्री। एक चीज और मैं बता दूं यहां पर, जितना लिख रहे हैं उतना कम हमें दिखाई दे रहा है। अब यहां पर अब ये नाती की भी संतान, यानी नाती की भी संतान और नतनी की भी संतान। अब यहां पर आ जाइए, यहां पर हमने लिखा पौत्र और परपौत्र, पोता और परपोता। जब परपोता आ गया तो इसकी भी संतान आ जाएगी, दोनों की। लिस्ट तो लंबा है,
लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट हम दे रहे हैं लिस्ट। अब लंबा लिस्ट जानने के लिए एक वीडियो मेरा दिया हुआ है आपकी सेवा। तो गोद लिया गया पुत्र। अब ये चीज, ये सारे लोग दावेदार होते हैं पैतृक संपत्ति में, और मामला आगे बढ़ता है। तो हमने कहा कि अविवादित वंशावली के आधार पर एक लाइन लिख दिया है पहले इसके जवाब में कि अगर वो वंशावली विवादित है, आप चाहते हैं कि शॉर्ट रूप में आपने वंशावली बना लिया, और वंशावली बना लिया और उससे आप काम कर लिया, तो वंशावली को आपको ध्यान में रखते हुए बनाना है कि किसी प्रकार का विवाद नहीं। विवाद होगा तो फिर परेशानी बढ़ेगी, कारण कि आप हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम को जब तक फिर इसमें अमेंडमेंट नहीं होगा तब तक आप कुछ कर नहीं पाएंगे। तो इसलिए, कारण कि ये चीज ये सुप्रीम कोर्ट की बात है, ऐसा नहीं कि कोई सरकार जो है सो कर रही है। सरकार को इसमें दोषी देना उचित नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने अमेंडमेंट किया इस हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम को। 1956 में जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम था, जो उसका बेस था, उस बेस में ज्यादा कुछ नहीं था। उस बेस में जो पिता की संपत्ति थी उसमें केवल हक किसका होता था? बेटा का। मूल रीड वही था। पिता की संपत्ति में केवल पुत्र, और थोड़ा सा उस पर हल्का प्रकाश डालते हैं। हिंदू उत्तराधिकार में ऐसे इसका वीडियो हम दे चुके हैं। हिंदू उत्तराधिकार कानून 1956 इसमें इसका बेस क्या था? जो बेसिक बुनियादी चीज थी, इसमें स्पष्ट रूप से कहा कि पिता की संपत्ति है, और पिता की संपत्ति में अगर 4 पुत्र हैं, A, B, C, D, तो ये चारों का राइट है एक पिता का राइट। पिता अगर E है तो पिता जीवित है, A अगर जीवित है, पिता जीवित है तो एक हिस्सा पिता को, एक हिस्सा पहले पुत्र को, एक हिस्सा दूसरे पुत्र को, एक हिस्सा तीसरे पुत्र को, और एक हिस्सा चौथे पुत्र को। यानी पूरी प्रॉपर्टी 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गई। ये मूल हिंदू उत्तराधिकार कानून था। इसमें कहीं बेटी का नाम दिखाई नहीं दे रहा, इसमें बेटी का नाम दिखाई नहीं दे रहा। ये मूल हिंदू उत्तराधिकार कानून था। पिता के जीवन काल में क्या होता था कि बाप और बेटा, ये दोनों बाप अगर बंटवारा चाहता था तो बाप और बेटा मिलके बराबर बराबर हिस्सों में, जितना बेटा को हिस्सा उतना ही बाप को हिस्सा था। ये मूल 1956 वाला हिंदू उत्तराधिकार कानून था। अब चलिए इस थोड़ा सा और इस पर विश्लेषण करना। अब इसमें हुआ क्या कि अगर पिता, अभी तो लिखा कि पिता जीवित है, तो संपत्ति 4 पुत्र और एक पिता, यानी 5 बराबर भागों में बटेगा। 5 बराबर भागों में बटेगा। ये बात ये मूल हिंदू उत्तराधिकार कानून। ऐसा नहीं कि इसमें आप फेंक लो, ये अलग चीज मैं बता रहा हूं। जो पहले इसका बुनियाद था, ये चीज मैंने बताया। लेकिन पिता अगर मर गए, इनकी मृत्यु हो गई, हम तो जीवन काल की बात कहें, जीवित हैं तो ये तो जीवित काल में 5 पार्ट में बटा। अगर इनकी मृत्यु हो जाती है
ये मूल की ही बात करें, मृत पिता अगर मर गए हैं तो संपत्ति पिता का जो हिस्सा होगा, पिता के हिस्सा में बेटा और बेटी सबको बराबर बराबर मिलेगा। पिता का हिस्सा जो होगा, पिता के हिस्सा में अब किनको किनको मिलेगा भाई? तो पिता के हिस्सा में मां का भी एक हिस्सा, यानी विधवा को एक हिस्सा मिलेगा। दूसरा, विधवा को एक हिस्सा मिला, पुत्र को भी फिर मिलेगा, पुत्र को एक हिस्सा, पुत्री को एक हिस्सा, पुत्रों लिख देते हैं कि चारों पुत्र को, इसको भी पिता, इसको भी एक हिस्सा, इसको भी एक हिस्सा, इसको भी एक हिस्सा, उसको भी एक हिस्सा। किसके हिस्सा में से? मृत पिता को जितना मिला हुआ उतना ही में से सबको बराबर बराबर मिलेगा। विधवा को भी उतना ही, जो पिता की संपत्ति है, पिता ने हिस्सा बांट लिया है पहले ही। ये पुत्र का तो पहले मिल गया, पिता का मिल गया, लेकिन पुत्र के हिस्सा में से कोई डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। अब यहाँ मृत पिता हो गए तो इनका प्रॉपर्टी जितना मिला हुआ बांट के जीवन काल में, उतना ही में से फिर पुत्र को भी मिलेगा, विधवा को भी मिलेगा और पुत्री को भी मिलेगा। ये मूल हिंदू उत्तराधिकार कानून था, लेकिन इस कानून में संशोधन किया सुप्रीम कोर्ट ने और बराबर का हिस्सा सबको दिया कि बेटा बेटी में समानता है, उसको आप अलग नहीं कर सकते, दोनों का अधिकार समान है, तो इस कंडीशन में से अब आपको क्या करना चाहिए? इसके लिए हमने कहा कि भाई बहन से स्वीकृति लेने के लिए, फुआ से स्वीकृति लेने के लिए, बेटी से स्वीकृति लेने के लिए आप एनओसी बनवा, इसका वीडियो दिया कि ताकि विवाद न रहे। वंशावली में नाम देते हैं और एनओसी ले लिया तो स्वतः उनके नाम से खाता नहीं खुलेगा, कारण कि नो ऑब्जेक्शन का सर्टिफिकेट उन्होंने दे दिया है आप, तो दिक्कत नहीं होगी। अगर नाम नहीं दिया और किसी प्रकार का विवाद हो जाता तो कष्ट तो होगा ही, कारण कि आप जो नियम है उस नियम को ना हम रोक सकते हैं ना आप रोक सकते हैं। अब रह गई दूसरी बात, हाँ अगर विवाद नहीं होता है तो आपके नाम से खाता खुलेगा, कोई दिक्कत ही नहीं। मैं इसका एक और तरीका बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आपको कौन कौन सावधानियों को बरतना चाहिए इस सर्वे में। ढेर सारे लोग अज्ञान होते हुए उन सावधानियों को नहीं बरतते, इस वजह से उनको कष्ट हो जाती है, उनको दिक्कत होती है। सावधानियों को तो रखना ही पड़ेगा। अब नियम है, नियम का पालन करना पड़ेगा। तो नियम का पालन हमने कहा जितना लिखा इससे भी आगे है, प्रथम श्रेणी के वारिस में आपको बता रहे थे, इससे भी आगे, और इन लोगों का राइट्स बनता है। तो राइट्स बनता है, लेकिन अब इसको कैसे आपको मैनेज करना, हमको मैनेज करना, पूरे समाज को मैनेज करना। तो हमने कहा कि बुआ और बहन की संतान द्वारा पैतृक संपत्ति में अधिकार का दावा करने की स्थिति में सर्वे कैसे होगा, तो हम एक लाइन में ही जवाब इसका तय कर दिया था, अविवादित वंशावली के आधार पर, अविवादित वंशावली के आधार पर, बस इस आधार पर, इतना ही इसका आंसर है। लेकिन थोड़ा सा डिटेल्स हमको जानना पड़ा। आपने कहा कि संतान कोई खड़ा हो जाता है, आपका ढेर सारा कमेंट्स था कि संतान खड़ा हो जाता है, विवाद हो जाती है तो उसका क्या होगा।
तो मैंने सोचा कि आपको मैं बताऊं यहाँ पर। तो ये चीज आपको समझना है, जो मेरा मूल हिंदू उत्तराधिकार कानून था वो तो उसमें बहन बेटी को अहमियत थी, नहीं थी ऐसी बात नहीं, कुछ न कुछ अंश तो था ही, लेकिन बिल्कुल नगण्य था। और यहां पर बराबर बराबर का हक दे दिया गया। तो चलिए, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, आपके लिए उपयोगी है और सर्वे में हेल्प कर रहा है, स्पेशल सर्वे में अगर मदद कर रहा है, ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, तो इसे लाइक करें या अपने मित्रों के साथ शेयर करें। और हमारे चैनल पर अगर आप नए हो तो ये दोनों चैनल अमीन कोर्स, अमानत कोर्स या सर्वेयर कोर्स के लिए दोनों एक दूसरे का पूरक चैनल है और फेमस चैनल है। इस पर अदर वीडियो मैं देता ही नहीं, ओनली जमीन से रिलेटेड वीडियो दोनों पर दिया जाता है। तो यहाँ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर इसमें अपना करियर बनाना चाहते हैं आप कि नहीं, इन चीज़ों को अमीन का कोर्स कर लेना चाहिए और वो करने के बाद मापी करके पैसा कमाएं, परिवार को खुशहाल रखें, तो अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र बैरिया गोलंबर मुजफ्फरपुर बिहार दिल से स्वागत करता है। हमारे साथ आए, हमारे साथ रहकर थियरी या प्रैक्टिकल दोनों सीखे। प्रैक्टिकली काम मैं फील्ड पर, खेत पर ले जाकर करा देता हूं ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। जाइए और पैसा कमाइए, लेकिन एक शर्त है कि हम जैसे बताएंगे वैसे आप चलोगे तभी होता है। ऐसा नहीं है कि आप वहां से चले तो हम आपको ये कर दिया आप कि आप अमीन बन गए। हम बताएंगे कि ये रास्ता पूरब वाला सही है, आप पश्चिम पकड़ लो, तो अमीन कैसे बनोगे? हम बताएंगे उस मार्ग पर अगर आप चलते हैं, निश्चित रूप से 110% की गारंटी है। हमारे ढेर सारे लोग हमारे साथ रहकर सीखा और ढेर सारा रुपया आज के डेट में कमा रहा है और उनका परिवार बेहतर और खुशहाल जीवन जी रहा है और आशीर्वाद भी मार्केट से मिल रहा है। तो यहाँ जुड़कर आप बेहतर कर सकते हैं, अपने लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। और जमीनी विवाद तो लगातार होता रहेगा जब तक ये पॉपुलेशन ग्राफ बढ़ता रहेगा। जमीन के टुकड़े टुकड़े होते रहेंगे और टुकड़े टुकड़े होते रहेंगे। आड़ मेड़ काटने वाले की कमी नहीं होगी, वो तो काटते रहेंगे और अमीन की आवश्यकता होती रहेगी। तो चलिए यहीं पर वीडियो को विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।